नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा एग्री केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाओं के बारे में। इस चैप्टर में हमने अम्लीय मृदाएं पूरा पढ़ लिया है, लवणीय मृदाएं हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लवणीय मृदाओं में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, जैसे कि लवणीय मृदाएं क्या होती हैं, वो किस प्रकार से बनती हैं, बनने के कारण हमने पढ़ लिए थे, उनका वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था, है ना। अब हम आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मृदा लवणीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो क्षारीय मृदा है या ये जो लवणीय मृदा है, इसका मृदा पर या पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि आज हम पढ़ने के वाले हैं कि जो लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, इसका मृदा पर या पौधों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हमें ये तो पता है कि भाई हानिकारक प्रभाव पड़ता है, बट कैसे पड़ता है ना, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है मृदा क्षारता व लवणता का पौधों मृदा है, मृदा व पौधों पर प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बेसिकली यहाँ पर लिख रखे हैं, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो है उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है, हमने कल यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो क्षारीय मृदाएं होती हैं, बेसिक सॉइल जो होती हैं, इनमें क्या होती हैं, क्षारीय आयन जो होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन जो है इसकी प्रधानता पाई जाती है। प्रधानता का मतलब होता है ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो क्षारीय मृदाओं के अंदर मृदा संकीर्ण या मृदा कणों पर क्या होते हैं, सोडियम आयन की अधिकता पाई जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो लवणीय मृदाएं हैं, इनमें भी क्या होता है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में सोडियम आयन की जो है वो अधिकता पाई जाएगी। सोडियम आयन की क्या होती है, अधिकता पाई जाएगी। मृदा के अंदर सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उस मृदा की संरचना जो है वो खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृदा की संरचना जो है वो खराब होने लगती है। क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, मृदा संरचना क्या होती है, पता है आपको, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। मृदा संरचना होती है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, है ना। मृदा कणों का व्यवस्थापन जो है वो क्या कहलाता है, मृदा संरचना कहलाता है। मृदा कणों का व्यवस्थापन जो है वो क्या कहलाता है, मृदा संरचना कहलाती है। अब मृदा कणों पर यदि सोडियम आयन की ज्यादा प्रधानता बढ़ने लगेगी, क्षारीय मृदा है तो सोडियम आयन बढ़ने लगेंगे, उसमें सोडियम आयन बढ़ने लगेंगे, तो उस मृदा की मृदा संरचना जो है वो कैसे होने लगती है, खराब होने लगती है। तो पहला तो ये प्रभाव है, इफेक्ट है। ठीक है, सेकंड जो है वो है कि कृषि कार्य करते समय जो है वो कीचड़ होने लगता है। देखो, क्षारीय मृदा जो होती है उसमें क्या होते हैं, सोडियम आयन मृदा पर होते हैं, तो मृदा संरचना जो होती है इसमें क्या होते हैं, कण जो है वो पास पास हैं। अब उन कणों पर क्या होते हैं, सोडियम आयन उपस्थित रहते हैं, वो सोडियम आयन मृदा को आपस में बांधे रखते हैं, तो मृदा जो है वो बड़ी ही कठोर सी हो जाती है। ठीक है, कठोर हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, जब हम उसमें कोई भी कर्षण क्रियाएं करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, जैसे जुताई वगैरह करते हैं, तो वहां पर कीचड़, ठीक है, तथा ढेले बन जाते हैं, कीचड़ और ढेले बनते हैं। कीचड़ तथा उसमें मृदा के अंदर क्या होते हैं, ढेले बनने लग जाते हैं, जिस वजह से अब जब कीचड़ है, मृदा सूख गई है या ढेले बन गए हैं, तो उस वजह से हम उसमें जुताई की जो क्रिया है वो सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम उसमें क्या होते हैं, जुताई जो है वो सही से नहीं कर पाते हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको दिख जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। पहला कौन था, सोडियम आयन की प्रधानता होती है, जिसकी वजह से उसकी सॉइल की स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। सेकंड पॉइंट है कि मृदा के अंदर सोडियम आयन जब बढ़ते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, उसमें नमी होती है, तो वहां पे जो क्षारीय मृदाएं हैं उनमें कीचड़ जैसा बन जाता है। आगे हम क्षारीय मृदाओं की विशेषताएं पढ़ेंगे, ये तो हम पढ़ रहे हैं प्रभाव। विशेषताएं पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्षारीय मृदाओं में जो है वो मृदा कीचड़ जैसी दलदली कैसी हो जाती है, किस कारण से होती है। ठीक है, तो अभी आप यही ध्यान रखिए कि क्षारीय मृदा जो होती हैं वो क्या कीचड़ जैसी होती हैं और कठोर हो जाती हैं, उनमें ढीले पड़ जाते हैं। इस वजह से हम वहां पे जुताई की प्रक्रिया जो सही से नहीं कर पाते हैं, कर्षण क्रिया जो सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब मृदा की क्या हो रही है, मृदा की संरचना खराब हो रही है, भौतिक तथा रासायनिक संरचना लवणीय मृदा के कारण मृदा की खराब हो रही है, तो मृदा की भौतिक दशा जो है वो खराब होने लगती है। भौतिक दशा खराब होती है मतलब उसमें क्या होता है कि सभी जो है वो गड्ढे या ढेले के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा के अंदर, भूमि के अंदर क्या होता है, कड़ी परत बन जाती है। अब मृदा के अंदर कड़ी परत बन गई है, पपड़ी के रूप में बन गई है ना, ठोस ठोस के रूप में। तो उस वजह से क्या होता है, मृदा के अंदर सॉइल एरिएशन, मृदा वातन की जो प्रक्रिया है वो सही रूप से नहीं हो पाती है, मृदा वातन जो है वो कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। भाई एक तो मृदा ऐसी है जो खिली खिली मृदा है, खिली मृदा समझ रहे हो, मतलब जिसमें कण जो है वो बिखरे हुए हैं, तो उसके अंदर सॉइल एरिएशन, मृदा वातन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी ही अच्छी होगी, है ना, अच्छे से होगी। मतलब उसमें मृदा वातन का मतलब क्या बताओ, मृदा वातन का मतलब होता है कि ये हमारी जो मिट्टी होती है, ठीक है, ये मिट्टी है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, वायुमंडल है,
तो मृदा के अंदर मृदा और वायुमंडल इन दोनों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है इसको हम बोलते हैं मृदावातन। कि मृदा के अंदर और वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान, गैस आ रही है जा रही है, इसको बोलते हैं मृदावातन। ठीक है। तो जब क्षारीय मृदाओं के कारण क्या होता है, भौतिक दशा उनकी मृदा की खराब हो जाएगी, उसमें कड़ी परत बन जाएगी, पपड़ी बन जाएगी, मृदा जो है वो कठोर हो जाएगी। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, मृदा के अंदर वायु संचार की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाएगी, वायु का आदान प्रदान जो है मृदा वातन की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं हो पाएगी। तो उस वजह से क्या होता है, मृदा के अंदर जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है, वायु संचार कम होगा तो मृदा के अंदर जल को धारण करने की, या फिर यूं कहें कि भूमि के अंदर जल को सोखने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है उसकी। ठीक है, क्योंकि वो सब बंधे हुए हैं तो वो टेक नहीं पाएगा, इस प्रकार से ये चीज होती है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, पहला सोडियम था, सेकंड कर्षण क्रिया नहीं हो पाएंगी। थर्ड पॉइंट है कि मृदा में वायु संचार कम होगा तो WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस मृदा की कम हो जाएगी, पानी वहां पे रुक नहीं पाएगा, आप सिंपल से समझिए। फोर्थ पॉइंट में हम बात करते हैं बच्चों कि क्षारीय मृदाएं जो होती हैं इनमें क्या होता है, पीएच मान जो है वो बढ़ने लगता है। राइट, मृदा के अंदर भाई बेसिक सॉइल जो होते हैं उनमें क्या होता है, सॉइल का पीएच मान जो है वो बढ़ने लगता है। मृदा का जब पीएच मान बढ़ने लगता है तो उसमें मृदा के अंदर जो कई सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया तथा फेरस लोहा हो गया, ये सभी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं वो सभी एक निश्चित पीएच मान पर अवेलेबल होते हैं मृदा के अंदर, है ना। और उनकी प्राप्तता या उनकी जो घुलनशीलता है वो एक निश्चित पीएच मान पर ही अधिक होती है। समझ में आ गया। जैसे न्यूट्रल सॉइल है 6.5 to 7.5 यदि उस मृदा का पीएच मान है तो उस अवस्था पर, उस पीएच मान पर मृदा के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी क्रियाशीलता भी ज्यादा होती है, वो भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, एक्टिव होते हैं, क्रिया ज्यादा करेंगे तो वृद्धि ज्यादा होगी, है ना। और इसके अलावा उस मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनकी प्राप्तता तथा विलयशीलता या जिसको हम कहें घुलनशीलता वो भी ज्यादा होती है। पोषक तत्व यदि मृदा के अंदर ज्यादा मात्रा में घुलेंगे तो वो अधिक मात्रा में घुलेंगे, मृदा के अंदर विलयन अवस्था में नहीं तो पौधे को अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे, तो पौधे की वृद्धि भी अधिक होगी, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो क्षारीय मृदा है, बेसिक सॉइल, इसमें क्या होता है, पीएच मान जो है वो बढ़ जाता है। पीएच मान जैसे ही बढ़ता है तो मृदा के अंदर ये जो सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी और पौधों को प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है, उनकी प्राप्तता है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो पीएच मान बढ़ने के कारण क्या होता है, मृदा के अंदर जैसे कि फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया और फेरस हो गया और भी बहुत सारे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, इन सभी की प्राप्तता तथा इनकी घुलनशीलता जो है वो क्या होती है, प्रभावित होती है, या यूं कहें कि कम हो जाती है। गेट इट। ओके, सो इसमें हम बात कर रहे हैं कि अधिक पीएच के कारण पोषक तत्व जैसे कि फास्फोरस, जिंक, है ना, कॉपर, मैग्नीज और फेरस, इनकी घुलनशीलता तथा इनकी प्राप्तता का मान जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो कम हो जाएंगे। पौधों को कम प्राप्त होंगे तथा वो मृदा के अंदर कम घुलनशील होंगे, तो उससे क्या होगा कि पौधों को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तो पौधे की वृद्धि जो है वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट है कि जब पीएच का मान बढ़ने लगता है तो कुछ पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं जो अधिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं, जैसे कि बोरॉन और मॉलिब्डेनम। बोरॉन और मॉलिब्डेनम ऐसे होते हैं जो इनकी अधिक पीएच पर इनकी प्राप्तता जो है वो बढ़ती है। तो ये क्या है, ये उस मृदा के अंदर अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, है ना। अब जो हमारा 7th चैप्टर है पोषक तत्व वाला, उसमें पोषक तत्व वाला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं कि जब पौधों को आवश्यक पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक मात्रा में यदि दिए जाए तो उनका विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है। डेफिनेटली होता है भाई, तुम्हें चीनी पसंद है लेकिन सही है भाई, हमें मिठाई पसंद है, रसगुल्ले 1 खाओ 2 खाओ 3 खाओ चलता है, ज्यादा खाएंगे तो हमारे डायबिटीज होगी कि नहीं होगी, तो वो तो नुकसान देने लग गया। ऐसा थोड़ी कि पसंद है, हमारे लिए अच्छी चीज है तो खाते ही जाओ उसको, है ना, खा के ही मर जाओ। सो वही चीज यहाँ पे है कि पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का देना बहुत जरूरी है और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक भी है। लेकिन यदि अधिक मात्रा में वो पोषक तत्व पौधों को प्राप्त हुए तो वो उसके लिए विषैले साबित होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि जब पीएच मान बढ़ता है तो बोरॉन और मॉलिब्डेनम पोषक तत्वों की अधिकता बढ़ती है ना। बोरॉन मॉलिब्डेनम की अधिकता बढ़ती है तो उसके कारण से क्या होता है कि पौधों पर उनका विषैला प्रभाव पड़ने लगता है, पौधों पर विषैला प्रभाव उनसे पड़ने लगता है। क्लियर हो गया, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट है, हमने यहाँ पर एक चीज क्लियर की थी कि मृदा की संरचना जो है वो बिगड़ती है, डिस्टर्ब होती है, मृदा के अंदर कड़ी परत बनती है जिसके कारण वायु संचार जो है वो कम होता है। वही कंसेप्ट यहाँ बता रहे हैं कि वायु संचार, इस प्रकार की मृदा में वायु संचार जो है वो कम होगा
जिसके कारण क्या होगा, अब जब वायु ही नहीं हो पाएगी तो मृदा के अंदर जो रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो जिंदे नहीं रह पाएंगे, उनकी संख्या में कमी आ जाएगी तथा वो जो क्रिया कर रहे हैं वो भी सही से नहीं कर पाएंगे। भाई अगर ऑक्सीजन में कमी हो जाए यहाँ पे तो हम मर जाएंगे और हमारे द्वारा जो किए जाने वाले जो कार्य हैं वो भी सही रूप से नहीं हो पाएंगे, है ना। तो यदि मृदा वातन सही से नहीं हो पाएगा या मृदा के अंदर वायु संचार सही से नहीं हो पाएगा, वायु संचार में कमी आएगी तो उसके कारण क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा उनकी क्रियाशीलता में क्या होती है, कमी आने लगती है, उनकी संख्या में कमी आने लगेगी और साथ साथ में क्या होता है, क्या होता है, साथ साथ में उनकी क्रियाशीलता जो है वो भी प्रभावित होंगी, वो कम हो जाएंगी, है ना। तो प्रोडक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए ना सामान्य मृदा उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। फिर 7th पॉइंट हम बात करते हैं बच्चों, वो है कि भूमि के अंदर लवणों की अधिकता बढ़ने लगती है। भाई लवणीय मृदा हम पढ़ लें तो मृदा के अंदर क्या होती है, लवणों की प्रधानता बढ़ने लगेगी। अब लवण जब बढ़ने लगेंगे तो उसके कारण क्या होता है, मृदा घोल जो होता है ना, सॉइल सॉल्यूशन जो होता है जिसके अंदर जितने भी लवण है, साल्ट है, वो सब घुले हुए हैं, तो ये सब घुल जाते हैं। जब उनकी प्रधानता बढ़ने लगती है तो मृदा के अंदर जो मृदा विलयन है उसमें परासरण दाब जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परासरण दाब क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली पर विलायक के द्वारा लगने वाला दाब है, परासरण दाब है ना, बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम इसमें। तो लवणों की सांद्रता बढ़ती है तो मृदा के अंदर क्या होता है, परासरण दाब बढ़ता है। परासरण दाब बढ़ने लगेगा तो जिस वजह से क्या होता है, मृदा घोल में जो आने वाले पोषक तत्व हैं वो पौधों को नहीं मिल पाएंगे, तो जिससे पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे तो पौधे की वृद्धि जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाएगी। अब पौधे को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे तथा पौधे की वृद्धि रुक गई तो पौधा जो है वो कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, वो पीला पड़ने लगेगा। समझ में आ गया ना। तो सिंपल सा एक लाइन आपको लेनी यहाँ से कि मृदा के अंदर लवणों की सांद्रता बढ़ती है जिसके कारण मृदा में परासरण दाब बढ़ता है। परासरण दाब बढ़ेगा तो पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी और पौधा जो है वो पीला पड़ के सूखने लगेगा। समझ में आ गया। मृदा में लवणों की सांद्रता बढ़ने लगती है, लवणों की सांद्रता अधिकता होगी जिसके कारण परासरण दाब जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है परासरण दाब बढ़ेगा तो उसकी वजह से पौधों की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी और पौधे जो है वो कैसे पड़ जाएंगे, पीले पड़ने लग जाएंगे। पौधे कैसे पड़ने लग जाएंगे, पीले पड़ने लग जाते हैं इस प्रकार से। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोषक तत्वों का अल्प मात्रा में अवशोषण होने लग जाता है। ठीक है, पोषक तत्व जो मृदा के अंदर पाए जा रहे हैं, जब लवणों की सांद्रता बढ़ती है तो पोषक तत्वों का अल्प मात्रा में उनका अवशोषण होने लग जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च लवण सांद्रता होती है। लवणीय मृदाओं में क्या होता है, उच्च लवण सांद्रता होती है। अब लवण सांद्रता यदि ज्यादा हो जाएगी तो मृदा के अंदर जब हम बीज डालेंगे तो बीज क्या है, वो जैसे मृदा संरचना बिगड़ रही है तो बीज का क्या होता है, जमाव नहीं हो पाएगा सही से, बीज का सही से जमाव नहीं हो पाएगा, या फिर हम यूं कहें कि बीज जो है अपनी जड़ें वगैरह मजबूत नहीं बना पाएगा। ठीक है, जमाव नहीं हो पाएगा, इस वजह से जड़ें मजबूत ही नहीं पाएंगी तो पौधे के अंदर नवीन जो कल्ले हैं, नए जो कल्ले बनने वाले हैं वो क्या बन नहीं पाएंगे, और अगर बन गए हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो मतलब बीज जो है वो जम नहीं पाएगा इसमें। तो उच्च लवण सांद्रता के कारण बीज जमाव जो है वो नहीं हो पाता है, जिससे नए कल्ले जो है वो नष्ट होने लगते हैं। तो मतलब कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं कि नए पौधों की वृद्धि नहीं हो पाएगी या फिर जर्मिनेशन सही से नहीं हो पाएगा इस प्रकार की मृदाओं में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है कि मृदा विलयन में लवणों का सांद्रण जो है वो बढ़ने लगता है। अब लवणों का सांद्रण बढ़ता है तो जिससे जड़ों के द्वारा जल शोषण में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि नॉर्मल सॉइल है तो वहां पे जल शोषण अच्छे से करेगा। अब लवणों का सांद्रण बढ़ता है तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लग रहा है, परासरण दाब जो है वो बढ़ेगा, जिसके कारण जड़ें जो है वो सही रूप से मृदा से जो है वो जल ग्रहण नहीं कर पाती, जल शोषित नहीं कर पाएंगे, जिससे पौधे की वृद्धि नहीं हो पाएगी। भाई जड़ों को अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो पौधा वृद्धि कहाँ से करेगा, है ना। तो जल शोषण जो है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट से ये एक बार में आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है। अगर कोई डाउट है तो मुझे जूम पे डाउट क्लास में बता देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो क्षारीय मृदाएं होती हैं इनमें क्या होता है, सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। तो सोडियम आयन जो होते हैं इनकी अधिकता होती है, जिसके कारण जीवाश्म पदार्थ जो है वो नष्ट होने लगते हैं। कौन सा पॉइंट है ये हमारा 11वां पॉइंट है कि सोडियम की प्रधानता होने लगती है। सोडियम आयन जो है इनके अंदर क्षारीय मृदाओं के अंदर ज्यादा होते हैं, जिससे जीवाश्म पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वां पॉइंट, वो इससे रिलेटेड है कि इसमें बोरॉन और मोलिब्डेनम की अधिकता होती है। तो बोरॉन की अधिकता होती है तो उसके कारण क्या होता है, पौधों को हानि पहुंचती है ना, पौधों को क्षति। तो उसी से रिलेटेड है ये कि बोरॉन की अधिकता में शॉर्ट में लिखना, बोरॉन की अधिकता से पौधों को नुकसान पहुंचता है, पौधों को
नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 12। अब 13वां पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास में। ठीक है, 13 पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा। 13 पॉइंट क्या है, अब देखो इसमें बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, इनकी प्रधानता होती है, या फिर जो क्षारीय मृदाएं होती है इनमें सोडियम आयन जो है उसकी भी प्रधानता होती है। तो सोडियम आयन की अधिकता होगी, उसके कारण क्या होगा कि पौधों के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, चय उपापचय जो क्रिया है वो, तथा पौधों के द्वारा जो पोषक तत्व जो ग्रहण करते हैं उस पर क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 13वें पॉइंट में लिखना है सोडियम के कारण, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सोडियम के कारण उसमें क्या होता है, मृदा के अंदर चय उपापचय क्रियाएं, पौधों की उपापचय क्रियाएं व पोषण है ना, पौधे जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं पोषण में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सोडियम आयन के कारण क्या होता है, 41 में 14 पॉइंट है। सोडियम आयन के कारण क्या होता है कि मृदा के अंदर सोडियम की प्रधानता होती है, तो पौधों में उपापचय क्रिया तथा उनके पोषण जो होता है उस पर दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है, वो बाधा उत्पन्न होती है, वो सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है कि पीएच का मान बढ़ने लगता है। तो हमने एक चीज और डिस्कस की थी सूक्ष्म जीवों को लेकर, है ना, कि इसमें क्या होता है, पीएच का मान बढ़ने लगता है, पीएच इंक्रीज होता है, पीएच का मान बढ़ने लगेगा, तो जिसके कारण अब ये सूक्ष्म जीव है। हमने यहाँ पे पोषक तत्वों की बात की थी कि पोषक तत्व जो है उनकी घुलनशीलता प्राप्तता में कमी आती है। वैसे ही मैंने अभी डिस्कस भी किया था उस टाइम पे कि सूक्ष्म जीव या पोषक तत्व दोनों ही एक निश्चित पीएच परास के अंदर अधिक एक्टिव होते हैं। अब जब पीएच का मान बढ़ने लगेगा तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, अधिक पीएच के कारण प्रभावित हो जाएगी। अब ये सारे कारण होते हैं, तो इनके कारण एक 15 फैक्टर और है। 15वां कारक क्या है कि पौधे की जड़ और तने उनमें क्षति होने लगती है, हानि होती है, क्योंकि जड़ों में क्या होता है, अवशोषण नहीं हो पाएगा, है ना, पौधे का तना है वो विकसित नहीं हो पाएगा, तो जड़ और तनों में हानि होने लगती है। जड़ व तने में क्षति पहुंचती है या हानि होती है। ठीक है, ये पॉइंट आया कि नहीं आया समझ में। तो इस प्रकार से लवणीय व क्षारीय मृदाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पौधों पर तथा मृदा पर नुकसान पहुंचाती हैं, या फिर लवणीय क्षारीय मृदाओं को पौधे मृदा पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बच्चों ये 15 पॉइंट हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको मैंने 15 पॉइंट लिखा दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। बोर्ड पे मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखा है, बाकी डिटेल में इसके नोट्स ऐप के अंदर मैंने डाल रखे हैं। अगर नए बैच में नहीं डाले हैं तो इसके नोट्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको देख लेना इनको, है ना, और डिटेल में शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है और समझा भी दिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये तो है कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं का प्रभाव कैसे होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि लवणीय मृदाएं होती है, भाई हम गीत गा रहे हैं 2 दिन से, लवणीय मृदाएं होती हैं, लवणीय मृदाओं से ये होता है वो होता है, ये होती क्या है, दिखती कैसे हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं कि लवणीय मृदाओं के लक्षण क्या है और क्षारीय मृदाओं के लक्षण क्या है। लेकिन इस वीडियो में आप कल की मतलब नेक्स्ट जब हम शुरू करेंगे टॉपिक उससे पहले आप एक चीज लेके जाइए, लवण का मतलब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, नमक का मतलब, लवण मतलब नमक, नमक मतलब साल्ट मतलब सफेद होता है, मैंने कहा था ना, और मैंने ये भी कहा था कि आगे ये चीज ध्यान रखना। तो जो लवणीय मृदाएं होती हैं मतलब ये नमक जैसा होता है, मैंने थंबनेल पर भी ये लगा रखा, लवणीय मृदाओं में सफेद सफेद दिख रहा, आप देखना थंबनेल यूट्यूब पे, है ना, तो इसमें या फिर इसमें देखना आप ऐप के अंदर। तो इसमें क्या होता है, लवणीय मृदाएं जो होती हैं वो देखने में सफेद चादर जैसी दिखाई देती है। फोटो देखना आप, उसमें पूरे खेत के अंदर सफेद पाउडर सा बिछ रहा है जो मैंने लगा रखा अभी, है ना। तो इसमें यही पहचान है, एक मुख्य विशेषता तो यही है कि लवणीय मृदाएं जो होती हैं वो देखने में सफेद चादर जैसी दिखाई देती है, क्योंकि इसमें लवण क्या होता है, मृदा की ऊपरी सतह पर पिछ जाते हैं। और जब क्षारीय मृदाओं की बात करते हैं तो क्षारीय मृदाएं जो होती हैं उनमें क्या होता है, क्षार में मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक चीज, किधर गया ये रहा, कीचड़, कृषि कार्य करते समय कीचड़ आ जाता है, ढेले पड़ जाते हैं। क्षारीय मृदाओं में अब कीचड़ पड़ जाएगा, कीचड़ कैसा होता है भाई, गंदगला होता है ना, दलदला होता है, या कीचड़ कैसा होता है, काले कलर का होता है। तो क्षारीय मृदाएं जो होती हैं वो देखने में गंदगली या कीचड़ जैसी दिखाई देती हैं, काली दिखाई देती हैं, इसीलिए क्षारीय मृदाओं को हम काली ऊसर मृदाएं कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट। तो लवणीय मृदाएं हैं देखने में कैसी लगती हैं, सफेद ऊसर मृदाएं होती हैं, उनको सफेद ऊसर मृदाएं कहती हैं, और क्षारीय मृदाएं होती हैं उनको हम काली ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लवणीय क्षारीय मृदाओं के लक्षणों के बारे में। चलिए तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लवणीय मृदाएं जो होती हैं वो देखने में कैसी लगती हैं, ठीक है, मतलब उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो
हेडिंग है हमारे नेक्स्ट एंड आना लवणीय मृदाओं के लक्षण, कुछ चीजें लिखी हैं। वैसे मैंने अभी डिस्कस किया, आपको मेन चीज तो वही है कि लवणीय मृदाएं जो होती हैं वो कैसी दिखती है, सफेद दिखती है। क्यों दिखती हैं, अब रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमने जब लवणीय मृदाओं का निर्माण पढ़ा था तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि लवणीय व क्षारीय मृदा में हमने 4 अवस्थाओं में बनती है लवणीय मृदा, याद है? तो निम्नीकरण में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी लवण हैं वो सारे मृदा की निचली सतह में चले जाते हैं, है ना, और लवणीय मृदा को सुधार हो जाता है। निम्नीकरण में यही पढ़ते हैं, है ना। लेकिन 5वीं अवस्था कौन सी थी, रिग्रेडेशन थी। उसमें क्या होता है, नीचे जो लवण गए हैं वापस से ऊपर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अब लवणीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है, मतलब मृदा की निचली सतह में जो लवण एकत्रित हैं वो लवण क्या होते हैं, जल के साथ घुलकर मृदा विलयन के रूप साथ में घुलकर वो मृदा विलयन के रूप में ऊपर आते हैं, है ना, ऊपर आओ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ही वो मृदा सतह के ऊपर आते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, अब जब गर्मियां पड़ने लगेंगी तो पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, है कि नहीं, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो अब वो जो लवण थे वो तो बेचारों के साथ धोखा हो गया कि वो तो उसके साथ आए थे, वो तो चले गए, पानी तो चला गया, अब वो अकेला बच गया। तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, ये जो मृदाएं हैं वो सफेद कलर की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जमीन से जो लवण ऊपर आए थे पानी के साथ, पानी जो वाष्प बन के उड़ जाएगा और ये जो है वो सफेद रंग के लवण है या फिर राख जैसा दिखाई देता है। राख समझते हैं ना, राख जैसा बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है। तो गर्मियों में लवण सफेद तथा सफेद भूरी राख के रंग में मृदाओं पर दिखाई देते हैं और देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि सफेद चादर बिछी हुई है। कैसे लगते हैं देखने में, सफेद चादर के जैसे दिखाई देते हैं, सफेद चादर जैसे दिखाई देते हैं। भाई सफेद चादर बिछी हुई है, राख जैसी बिखरी पड़ी है, इसीलिए हम इनको सफेद ऊसर मृदाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सफेद ऊसर मृदाएं, सफेद ऊसर मृदाएं भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट एल्कली सॉइल। क्या बोलेंगे, व्हाइट एल्कली सॉइल। और जो क्षारीय मृदाओं को हम काली कहते हैं तो उनको ब्लैक एल्कली सॉइल कहते हैं ना, काली ऊसर मृदाएं या ब्लैक एल्कली सॉइल। ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है कि इसकी विशेषता क्या, पहली विशेषता तो यही है, हम लक्षण पढ़ रहे हैं तो पहली विशेषता ये कि ये सफेद दिखाई देती है, राख बिखरी हुई दिखाई देती है, तो समझ जाओ कि लवणीय मृदा है। दूसरी विशेषता है कि पौधे की पत्तियों का जो रंग है वो गहरे नीले रंग का होने लगता है। कैसे होने लगता है, गहरे नीले रंग का होने लगता है तथा उनके किनारे जो है वो झुलसे हुए मुड़े हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं, झुलसे हुए दिखाई देते हैं। तो ये किसका लक्षण है, लवणीय मृदाओं का लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि पौधों पर पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है, पौधों पर या फिर मृदा के अंदर पर्याप्त नमी की मात्रा रहती है, लेकिन फिर भी पौधे ऐसा लक्षण दिखाई देते, पौधे ऐसे लक्षण दिखाते हैं जैसे कि उनमें पानी की कमी होने लगती है ना। तो मृदा के अंदर पर्याप्त नमी है फिर भी वो क्या होते हैं, जल की कमी के लक्षण प्रकट करने लगते हैं। पौधा जो है वो मुरझाने लगता है, पौधे की वृद्धि सही से नहीं हो पाती, तो ऐसा लगता है अरे यार पानी की कमी हो गई, लेकिन पानी तो है वहां पे, है ना। तो इसमें क्या होता है, पौधा जो होता है मुरझा जाता है ना, मुरझाने लगता है और उसकी वृद्धि जो है रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, पौधा मुरझाने लगता है, पानी के कमी के लक्षण प्रकट करने लगता है, लेकिन पानी है। तो समझ जाना कौन सी मृदा है, वो लवणीय मृदा है। और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कि इस प्रकार की मृदाओं में वनस्पति जो होती है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो कम होती है तथा कम होती है और टुकड़ों में होती है, मतलब कहीं कहीं पे होती है, कम तथा टुकड़ों में होती है। कैसे होती है, टुकड़ों में होती है। तो ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो इसमें फायदा क्या है कि अब टुकड़ों में होती है, कम होती है, वनस्पति मतलब घास फूस वगैरह कम होती है, टुकड़ों में होती है, तो हम मतलब हमारे जो पौधे हैं, मेन क्रॉप जो है उसको हम आसानी से लगा सकते हैं, उनको निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। सो ये मुश्किल से मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना है, जो हमें बताते हैं कि भाई ये लक्षण जो है वो लवणीय मृदाओं के हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदाओं के बारे में। क्षारीय मृदाओं के लक्षण। क्षारीय मृदा क्या होती है, देखो जैसे इसको तो हम देखते ही पता लगा लेते हैं इसको तो हम क्या कर लेते हैं, देखते ही पता लगा लेते हैं कि भाई सफेद कलर की हो रही है, राख जैसा चादर सी दिखाई दे रही है, तो वो कैसी है, या फिर कमी के लक्षण, पानी की कमी के लक्षण दिखा रहे हैं, या पत्तियों का रंग नीला या किनारे झुलसे हैं, तो कैसी है, लवणीय मृदा है। लेकिन क्षारीय मृदा में ऐसे पता लगाना मुश्किल है भाई साहब, है ना। तो क्षारीय मृदाओं में हम क्या होते हैं, लवणीय मृदाओं की तरह इनका पहचान नहीं कर सकते हैं, तथा इनमें क्या होता है, इनकी विशेषता क्या है। एक बात तो यही है ना, इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या होता है, क्षारीय मृदाओं में जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मृदा के अंदर, भूमि के अंदर
कड़क परत बन जाती है ना। मृदा वातन सही से नहीं हो पाता, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो जब कड़क परत बन जाएगी, पानी नीचे ही नहीं जा पाएगा, तो पानी ऊपर भरा रहेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब वर्षा ऋतु होती है पानी अधिक आएगा, तो पानी जो है वो लंबे समय तक या काफी समय तक वो मृदा के अंदर ही भरा रहेगा, है ना। तो वर्षा ऋतु में फर्स्ट पॉइंट, वर्षा ऋतु में जल लंबे समय तक भरा रहता है। अब बताओ पानी भरा रहेगा तो क्या होगा भाई, इसी पॉइंट को हम आगे डिस्कस करते हैं। पानी यदि लंबे समय तक भरा रहेगा तो उसमें से क्या होने लग जाएगा, उसमें कीचड़ बनने लगेगा, है ना। तो वो चीज आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें क्या होता है कि पानी भरने लगता है तो मृदा जो है वो कैसी हो जाती है, गीली होती है, ठीक है। लंबे समय तक भरा रहेगा, पानी जो है वो गंदला हो जाता है, और इस मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जीवाश्म पदार्थ होते हैं, इसीलिए इसका जो रंग है ऊपर का जो पानी है वो गंदला दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है, जीवाश्म पदार्थ भी होते हैं जिसके कारण इसका रंग जो है वो काला हो जाता है ना, इसीलिए हम इसको काली ऊसर मृदा कहते हैं, काला रंग हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट बात ये भी है कि जब अब ये गीली पड़ गई है, लेकिन जब ये गीली मृदा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जब सूखने लगती है, कभी तो सूखेगी पानी, क्योंकि पानी नीचे तो जा नहीं रहा है, वहां पर तो गंदली हो गई, लेकिन जब ये मृदा सूखती है तो सूखने पर मृदा के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ने लगती हैं। ये बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। तो मृदा जो है वो गीली और चिकनी होती है, जिसके कारण उसके ऊपर जो पानी है वो गंदला दिखाई देता है, और ये पानी जब सूखता है तो दरारें पड़ने लगती हैं। एक पॉइंट तो ये, सेकंड पॉइंट मैंने इसी में मिक्स कर दिया कि इस काली मृदा के अंदर जो गंदली दिखाई दे रही है, इसमें क्या जीवाश्म पदार्थ भी होते हैं, जिसके कारण इसका रंग जो है वो काला दिखाई देता है। इसीलिए हम इस मृदा को क्या कहते हैं, काली ऊसर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, काली ऊसर मृदा कहते हैं। मृदा जो है वो देखने में कैसी लगती है, काली लगती है, ठीक है। इस प्रकार से बात करते हैं पत्तियों के रंग की। 3-4 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है पत्तियों का रंग। तो क्षारीय जो मृदा होती है इसमें पत्तियों का रंग जो है इसमें नीला हो रहा है, इसमें गहरा हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, गहरा हरा रंग का हो जाता है पत्तियों का रंग, ठीक है। तथा पौधे जो है वो झुलसे हुए दिखाई देते हैं, उसमें किनारे होगा, इसमें पूरा पौधा झुलसा हुआ दिखाई देगा। पौधे जो है वो झुलसे हुए दिखाई देते हैं। तो ये विशेषता है, एक तो मृदा काली रंग की दिखाई देगी, गंदली दिखाई देगी, है ना। दूसरी विशेषता ये है कि पत्तियों का रंग जो है वो गहरा हरा हो जाता है, तथा पौधे जो है वो झुलसे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो क्षारीय मृदाएं जो होती हैं, क्षार मृदा जो होती है, इनमें पौधे की वृद्धि और विकास जो है वो सही से नहीं हो पाता है। कॉमन पॉइंट आप लिख लेना इसको। और लास्ट पॉइंट ये है कि खेत में जो क्षारीय मृदाएं होती हैं वो कई स्थानों पर दिखाई देती है, अलग अलग, है ना। ये इसमें तो क्या रहा, पूरी एक चादर बन रही है, इसमें कई स्थानों पर ये जो क्षारीय मृदाएं हैं वो दिखाई देती हैं इस प्रकार से। तो ये कुछ 3, 4 और 2 पॉइंट मैंने आपको बोले, 6 पॉइंट। इसमें कितने होते हैं, 5 और 6। तो 6 पॉइंट जो है वो उनके कारण हम क्या कर सकते हैं, क्षारीय मृदाओं की पहचान कर सकते हैं। सो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, खत्म नहीं हुई है। चलो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, लवणीय में क्षारीय मृदाओं का पौधों पर और मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने पढ़ा है। लवणीय मृदाओं की पहचान कैसे की जाती है वो हमने पढ़ लिया है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इनसे। और फिर हमने क्या पढ़ा है कि क्षारीय मृदाओं के लक्षण क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, ये हमने पढ़ लिया है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे मैं हथौड़े और टाकी से लिख के दे सकता हूं कि उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। वो हमारा टॉपिक है लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में अंतर। लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में अंतर, और उसके साथ में राज की बात क्या है, राज की बात यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि अंतर में कम से कम 8 पॉइंट लिखने हैं, जो बहुत ही आसान किस्तों में, आसान तरीकों से आपको मिल जाएंगे, है ना। बहुत ही आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस उस ट्रिक को समझ लेना, वैसे आपके 8 पॉइंट हो जाएंगे। 8 पॉइंट में हम पूरा एक पेज भर देते हैं, हमारे 8 नंबर फिक्स है। निबंध में क्वेश्चन बनता है लवणीय व क्षारीय मृदा में अंतर, जो हम कल की क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसको मिस बिल्कुल मत करना। आज की क्लास का अच्छे से नोट्स बना लेना, और इसी प्रकार से आपको क्लासेज जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी, आपको मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों को एक चीज बता देना कि गोविंदम क्लासेज ऐप के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई करें, है ना, वो भी पढ़ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों इस वीक के लास्ट में हम एडमिशन जो है वो ऑफ कर रहे हैं 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच को। ओल्ड बैच तो ऑलरेडी हमने पैक कर दिया है, उसमें हम किसी भी बच्चे की एंट्री नहीं कराते हैं, ठीक है। न्यू बैच में भी हमने ये चीजें हैं, अभी चल रहा था। तो ये बैच क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज वगैरह आ रही हैं और एक
स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा हम उसमें एडमिशन नहीं देते हैं, तो लगभग इस वीक में और हम वेट कर रहे हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ही मिनिमम बहुत ही कम प्राइस में अगर पढ़ना चाहते हैं तो गोविंदम ऐप के अंदर जो 12th एग्रीकल्चर का न्यू बैच है उसको ज्वाइन करें। आप उससे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज्वाइन कराएं, कम फीस में ही हम उनको ऐड कर देंगे। जो ऑफर चल रहा है जिसमें आप ऐड हुए जितने फीस में उतने में ही हम आपके फ्रेंड्स को ऐड कर देंगे। हालांकि कोर्स की फीस बढ़ चुकी है लेकिन हम आपको उसमें ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि इस वीक के एंड में हम ये ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद में हम 12th का कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे, कोई भी किसी प्रकार के बैच नहीं चलाएंगे। उसके बाद लास्ट एग्जाम टाइम पे क्रैश कोर्स चलेगा, उसमें सिर्फ वीडियो नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम कोर्स कराएंगे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही बच गए हैं। तो ये लास्ट मौका है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आप एक बार अपने दोस्तों में अनाउंस कर देना, बस लास्ट एक बार, ये ना, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना है। आप एक बार आपके जो ग्रुप बने हुए हैं स्कूल जाते हैं तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि हमारे गोविंदम क्लासेज ऐप में 1200 से 1500 रुपए में कंप्लीट 12th का कोर्स मिल रहा है। उसका इस संडे से पहले एडमिशन करा ले हैं, अगर कराना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो उसमें नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिलती हैं, आपको पता ही है। तो आप जरूर अपने दोस्तों को एक बार बताइए, और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक अपने 1 या 2 दोस्तों को जरूर दो दे इस वीक के अंदर, है ना। इस वीक के बाद हम इस बैच को ऑफ कर रहे हैं दोस्तों। ओके, सो आज हमने ये पढ़ा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कल की हम क्लास में और पढ़ने वाले हैं, वो और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उसको आपको और भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कल की क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको बिल्कुल मिस मत करना। नए बच्चों ने अभी तक अगर इसके कोई भी पार्ट नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो ऐप के अंदर मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, वहां से हम देख लीजिए। जो भी चैप्टर आपको देखना है वो ऐप ओपन करो, बैच ओपन करो, बैच ओपन करते ही वीडियो पे ओपन करो, वीडियो ओपन करते हैं आपको सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ओपन करो, जो भी चैप्टर आपको देखना है उसको लेके बैठ जाओ और कोर्स कंप्लीट करने लग जाओ। टाइम बहुत कम बच रहा है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। ऑल स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर का टाइम दिया था मैंने कि दिसंबर में हमें कंप्लीट कोर्स करना है, तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट करके रहेंगे अपन, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं लास्ट जनवरी कह रहा हूँ कि ये एक अगला महीना 10-20 दिन तो इसमें है, जनवरी से पहले जनवरी के एंड तक हमें कंप्लीट कोर्स करना है, क्योंकि उसके बाद हम टेस्ट सीरीज और रिवीजन स्टार्ट करेंगे। वैसे कोशिश तो मेरी ये रहती है कि साथ साथ में मैं रिवीजन क्लासेस देता रहता हूँ, बट उसके बाद में प्रॉपर रिवीजन क्लास और प्रॉपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी आपका संडे टू संडे टेस्ट होता है, बाद में आपके हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट हुआ करेगा, तो उस चीज को मिस नहीं करना। हमें मेन चीज है बच्चों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या और कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है, और वो चीज आपके अंदर तभी आ पाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो मैं भी उसी चीज को मानता हूँ, इसलिए एक बार थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, और लास्ट टाइम पे हम पूरे दिन में मैक्सिमम टाइम पे हम लाइव रहा करेंगे, तो आपके कोई भी डाउट हो क्लियर हुआ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद। इस वीक के एंड तक कम से कम अपने 2 दोस्तों को जरूर जोड़ें, अपने हर एक 2 दोस्त को जरूर जोड़ें, ये मेरा पर्सनली आपसे कहना है ना। थैंक यू सो मच।